अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कफ्स बाय जिब्रान अतीक का लास्ट एपिसोड लेकर। और अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आप चलते हैं एपिसोड की जानिब। बुराक किचन में शेल्फ के पीछे खड़ा था। उसका हाथ इस वक्त जूस बनाने वाली मशीन पर था जिसमें उसने अभी अभी काट कर फ्रेश माल्टे डाले थे। सफ़ेद रंग की रोशनी में सफ़ेद थीम का किचन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही रोशन महसूस हो रहा था। बुराक इस वक्त हल्के ऑफ वाइट शर्ट और सुरमई जीन्स से तन किए हुए था। उसने जूस 2 ग्लासों में निकाला और ट्रे में रखकर बाहर की तरफ आया। बाहर लाउंज में इस वक्त असद बैठे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। ये ले सदर साहब, आपका फ्रेश जूस, उसने कहकर ग्लास उनके सामने रख दिया। थैंक यू सर, उन्होंने कहा और एक ग्लास उठाकर लबों से लगाया। आपने मुझे उस दिन कहा था ना कि मैं शादी कर लूं। बुराक की नजरें टीवी पर थी और दिमाग कहीं और। वो भूरी आंखों का एक मंजर सा सामने आया जिसे उसने झटक दिया। डोंट टेल मी, तुमने शादी कर ली है? उन्होंने बेयकीनी से बुराक की तरफ देखा। वेरी फनी, उसने जूस का घूंट भरा। मैंने एक लड़की को प्रपोज किया है। नजरें हनूज टीवी पर मरकूज थी। फिर कब है शादी? उन्होंने दिलचस्पी से पूछा। शी रिजेक्टेड मी, उसने झुलाकर कहा। असद को लगा उन्हें सुनने में कोई गलती हुई है। आर यू किडिंग मी? नो, आई एम नॉट, उसने संजीदगी से जवाब दिया। असद ने जूस का गिलास खाली करके मेज पर रख दिया। कौन थी वो बदबख्त? वो बेयकीन थे कि कोई बुराक जैसे इंसान को कैसे इनकार कर सकता है। बुराक ज़ेरे लब मुस्कुराया। आप उसका नाम सुनना पसंद नहीं करेंगे। वो तमहीद बांध रहा था। मैं उसका नाम जानना चाहूँगा। वो बजिद थे। आनिया, आनिया असद सरवर। असद के तासुरात लम्हे भर में तब्दील हुए। बगैर पल के झपकाए उन्होंने बुराक को देखा। तुम सच कह रहे हो? बुराक को वो इससे ज़्यादा कभी संजीदा नहीं लगे थे। जी, और आपकी बेटी ने कहा था उसकी अगले माह शादी है। उसने मुझे इनकार कर दिया, उसने साहब गोई से जवाब दिया। असद ने एक गहरा सांस लिया। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? शादी आपसे करनी थी। जवाब तड़ाक से आया था। तुम बहुत बदतमीज हो बुराक, उन्होंने सोफे पर सीधा होते हुए कहा। थे तो वो बाप ही ना। आपने कभी आनिया के लिए मुझे कंसीडर क्यों नहीं किया? उसका सवाल गैर मुतवक्का था। वो खुद भी गैर मुतवक्का इंसान ही था। उसके ऐसे सवालों की उन्हें आदत थी। शायद इसलिए कि मैं आनिया को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। मैं उसे आपसे कभी दूर नहीं करता। वो ना जाने क्यों ये सब कह रहा था। इस बात का जवाब शायद वो खुद भी नहीं जानता था। अब जो हो गया सो हो गया, मैं उसे बदल नहीं सकता। मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ, वो फौरन बोला। वो तुमसे छोटी भी थी, शायद इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं आया। वो ना जाने क्यों सफाई दे रहे थे। हाँ, डोंट वरी, वो फीका से मुस्कुराया। तो कब करोगे शादी? जल्द ही करूँगा। आप ही ने समझाया था ना कि रोग लेकर नहीं बैठना। अब की बार वो दिल से मुस्कुराए थे। बुराक वापस उठकर किचन की तरफ गया था। ग्लास रख कर आया तो सरवर वहाँ नहीं थे, लेकिन जल्द ही वो उसे फ़ोन पर किसी से बात करते नजर आए। बुराक नज़रअंदाज करते हुए मेज साफ करने लगा। फिर दोबारा कदम किचन की तरफ बढ़ाए तो उनकी चीखने की आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बात सुनो। फिर एकदम आवाज़ आना बंद हो गई। उसने भी गौर न किया, लेकिन वो एक ऐसी बात सुन चुका था जो आज सरवर मंजिल के उस कमरे में बैठा इंसान कभी जान ना पाता। उन्होंने फिर क्या कहा? वो मध्यम सा बोला, यही कि जिस बच्चे को रजिया ने कत्ल कर दिया था वो बच्चा जिंदा है और वो बुराक मिर्जा के नाम से परवान चढ़ा है। शायद आसमान पर बिजली सी कड़की थी या उसके अंदर कुछ टूटा था और आवाज़ इस कदर तेज थी कि उसे लगा वो कभी दोबारा कोई आवाज़ सुन नहीं सकेगा। कल्ब से आंखें मीच ली और आवाज़ कांप रही थी। और ये कि रुकैया उसे उस दुनिया से मिटा देना चाहती है। बुराक के अंदर कुछ टूट सा गया था, कभी दोबारा हील ना होने के लिए। उसे लगा जैसे वो जमीन की तह में धंसता चला जा रहा है। क्यों बुलाया है मुझे? जो चाहिए वो लो और मुझे मेरा भाई वापस करो। आनिया ने हर एक सोच को झटका और सीधा मुद्दे की बात पर आई। अभी शावेज से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था, मगर वो तो ये तक नहीं जानती थी कि उसका भाई है कहाँ। कहा था ना, काश सोचने से सब ठीक हो जाता। बस तुम्हारा एक साइन, तुम्हारे भाई की कीमत
तुम्हारा एक सिग्नेचर। वो औरत अब भी अंधेरे में थी, जैसे जानबूझकर उससे अपना चेहरा छुपा रही हो। फिर एक फाइल उठाई और आनिया की तरफ उछाली। आनिया चाहकर भी उसे थाम न सकी। उस फाइल से कागज हर तरफ फैल गए थे। आनिया ने खड़े खड़े नजरें उनकी तरफ दौड़ाई और फिर उसे लगा जैसे कहीं जमीन फटी हो और सारा लावा बाहर निकल गया हो। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे और उनके मुताबिक असद सरवर की तमाम तर जायदाद आनिया सरवर के नाम थी, और एक दूसरा कागज जिनके मुताबिक आनिया सरवर वो तमाम जायदाद रजिया सरवर के नाम करेगी। इस्लामाबाद के एक इलाके में खड़ा वो घर, और उसमें सोफे पर रखा हुआ एक कफ्स, और उसमें कैद एक बुलबुल जो चोंच से उस कफ्स की सलाखों को काट रही थी। कफ्स पर कपड़ा था। वो आज़ाद होना चाहती थी, मगर अंधेरा ऐसा था कि वो उसे पल पल उससे खौफ आता था। बुलबुल की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई थी। कफ्स की सलाखें एक बार फिर जीत गई, और उदास बुलबुल की जिंदगी में एक बार फिर अंधेरा छा गया। अंधेरी सिया रात, जंगल से आती जानवरों की आवाजें, सब कहीं पसे मंजर में जा चुका था। सामने थी तो बस एक चीज, अपने ही सामने खड़ा अपना खून। आनिया सरवर को लगा था बाप को खो देना कयामत है, मगर आज उस मंजर को देखकर उसे महसूस हुआ था कयामत क्या होती है। फुप्पो, उसके लबों से एक ही लफ्ज निकला था। बुराक सर हाथों में गिराए सोफे पर बैठा रहा। सब कुछ जैसे बर्बाद हो गया था। मैं ये नहीं जानती कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहती हैं, मगर इतना जानती हूँ कि असद कुछ तो ऐसा जानते थे जो वो उस रात मुझसे कह नहीं सके। रुकैया ने उससे कहा तो बुराक ने बेसाख्ता सर उठाकर उन्हें देखा। जिस रात उनका कत्ल हुआ था उन्हें रजिया ही की कॉल आई थी। वो न जाने क्या बात कर रहे थे, मगर वो मेरे घर से गुस्से में निकले थे। आप? उसकी सांस जैसे रुक चुकी थी। आंखों के सामने साया सा लहराने लगा। सांसें अटकने लगी। ओह गॉड, स्टॉप दिस मेलोड्रामा गर्ल, रजिया ने हाथ घुमाकर कहा। फिर सारे कमरे की बत्तियां जल उठी। कमरे के बाएं जानिब उसे एक पिंजरा सा नजर आया। वो कफ्स की सलाखों में जकड़ा हुआ है, और कैद उसकी तकदीर में है। और उस कफ्स में मौजूद वो वजूद जिसने शायद रोशनी कई सालों बाद देखी थी, एकदम से उसमें चंबिश सी पैदा हुई थी। मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, और वहां खड़ी वो लड़की। उस वजूद की सांसें इतनी ऊंची थी कि वो आनिया दूर खड़ी भी उन्हें सुन सकती थी। एक पल को उसके सारे जिस्म में सनसनी खेज लहर दौड़ गई। बढ़ी हुई दाढ़ी जो सीने तक आ रही थी, बड़े बाल जो कंधों तक आते थे, लेकिन उस इंसान की आंखें थी, वो आंखें जिन्होंने उसे साकित किया था। उसे लगा वो जैसे किसी बर्फ का मुजस्मा बन गई है। अरहम मिर्जा। एक और धचका, एक और शौक। आनिया उल्टे कदमों पीछे चलने लगी। क्या एक पल को ये नाम सुनकर तुम्हारी रूह नहीं कांपी? ये यहाँ? ओह मेरे खुदाया! उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। वो तकदीर जिसे उस जहर की तरह घोट घोट पीना है, सब्र की स्लेब पर सहना है, और लम्हा लम्हा जीते जीते मरना है। फुप्पो, ये बुराक के फादर हैं। उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कौन कौन से राज थे जिनसे उसने अभी रोशनास होना था, पर वो भूल चुकी थी कि हर इंसान का एक राज होता है, और हर राज कई जिंदगियां तबाह कर देता है। लेकिन इस राज को खोलने पीछे चलें, किसी और की नज़र से इस कहानी को देखें। कहानी में कई साल पीछे चलें, उस वक्त में जब ये दास्तान शुरू हुई थी, रजिया सरवर और अरहम मिर्जा की दास्तान। उस वक्त इस्लामाबाद में इस कदर लोग नहीं हुआ करते थे, न ही इतनी ज़्यादा आबादी। खामोशी पहले भी ऐसी थी जैसे अब होती है। सरवर के यहाँ पैदा हुए जुड़ाव बच्चे अपने कॉलेज के आखिरी साल में थे। रजिया सुबह तैयार होकर गाड़ी में असद का इंतजार कर रही थी। तभी वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा और आगे बढ़ा दी। यहाँ से बाएं मुड़ना था, रजिया ने भाई की जानिब मुड़कर कहा। हाँ जानता हूँ, वो अरहम को भी पिक करना है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है। अरहम के नाम पर ही रजिया के लबों पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। काश कि वो उससे आज कह पाए कि वो उससे कितना प्यार करती है। रजिया, एक अजीब सी बात बताई है मुझे अली ने। असद ने तमहीद बांध कर बात शुरू की। क्या बात? अली के नाम पर जैसा हलक कड़वा हुआ था। वो कह रहा था कि वो और तुम लाइक रिलेशन। असद ने वो अल्फाज तक नहीं कहे थे जो उसने रजिया के लिए इस्तेमाल किए थे। हाँ तो? रजिया ने मुंह बनाकर कहा। मतलब यू गाइज।
हाँ, मेरा उसके साथ छोटा मोटा रिलेशनशिप था, इसमें क्या हो गया? रज़िया ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये तो कोई बात थी ही नहीं। रज़िया 4 सालों में ही छठा लड़का है। असद की आवाज़ मध्यम थी मगर गुस्से से भरी हुई। तो क्या हो गया है, तुम नहीं करते? जवाब फौरन आया। मैं स्कूल टाइम से रुकैया को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। असद बेयकीनी से उसे देखे गया। वॉट एवर। रजिया ने नाक से मुक्की उड़ाई। असद उसे नजरअंदाज करता गाड़ी आगे बढ़ा गया। कुछ देर में वो दोनों अरहम के घर के बाहर थे। अरहम के वालिद की मौत शायद उसके बचपन में हुई थी और अब सिर्फ वो और उसकी माँ उस घर में रहते थे। उसकी माँ को उसके दोस्त अक्सर उसकी बहन समझ लिया करते थे। उन्होंने खुद को इस कदर फिट रखा हुआ था कि पहली नज़र में कोई भी उन्हें 42 साला खातून नहीं कह सकता था। जब अरहम आकर गाड़ी में बैठा तो रज़िया की नज़रें जैसे उस पर जम सी गईं। वो बहाने बहाने से उसे हाथ लगाती और असद आंखें मीच कर रह जाता। ये सब वो 1 साल तक सहता रहा था। फिर वो दिन आ चुका था जब रज़िया ने यह फैसला किया था कि वो अरहम को शादी के लिए कहेगी, मगर इससे पहले वो कुछ कर पाती उसे मंसूर अंसारी ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। उसे यमुना लियाकत से शादी किए 8 माह हो चुके हैं और वो अब माँ भी बनने वाली है। ये पहला झटका था जिसने उसे बिल्कुल बदल दिया था। वो कई कई दिन अपने कमरे में बंद रहती। असद को उस पर तरस सा आया मगर वो नज़रअंदाज किया गया। कुछ अपनी बहन से इस बारे में बात करने की झिझक थी और कुछ इस बात का दुख कि जिंदगी में पहली बार उनकी बहन को वो नहीं मिला था जो उसने चाहा था। लेकिन जब बच्चे को हर चीज़ लाकर दी जाती है ना और फिर उन्हें उसकी आदत हो जाए, उसके बाद अगर उन्हें उनकी मनपसंद चीज़ ना दी जाए तो वो उसे छीन लेते हैं और यही वो भी करने वाली थी। और इस सफ़र में जिस इंसान ने उसका साथ दिया था वो था मंसूर अंसारी। मंसूर कॉलेज में एक डरा सहमा सा लड़का था जिसे किसी ने कभी तवज्जो न दी और वो कब रज़िया के मोहब्बत में मुब्तला हुआ ये वो भी नहीं जानता था। यमुना अपनी शादी को लेकर खुश थी। वो उनका मनचाहा जीवन साथी था। वो ख्याल रखता था, प्यार करता था, हर ख्वाहिश पूरी करता था। एक औरत को इसके सिवा और चाहिए ही क्या होता है। उसे अगर मर्द वफा दे तो वो सब भूल जाती है और कुछ यही हाल यमुना का भी था। उनके लिए अरहम सबसे ज्यादा अहम हो चुका था। उन्हें जैसे अरहम और उससे जुड़ी हर एक चीज की आदत हो चुकी थी। शाम में ऑफिस से वापस आते हुए जो फूलों का बुके वो लाया करता था, खाना उसके बगैर शुरू नहीं किया करता था, उसके साथ बैठकर अपनी पूरी फैमिली की प्लानिंग किया करता था और वो तो जैसे इस सब के बगैर जी ही नहीं सकती थी। उसे उम्मीद से हुए 6 माह गुजर चुके थे। अब वो फूली फूली सी लगती थी और इन 6 माह में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब अरहम ने उसको अकेले रहने दिया हो। वो हर काम छोड़कर उसके पास आ जाया करता था। अब बस कुछ और दिन और वो एक फैमिली शुरू कर सकती थी। मगर वो क्या जानती थी कि सांप बिल से बाहर निकल चुका है और अब उसकी खुशियों को डसने के लिए फन फैलाए बैठा है। रज़िया ने यमुना के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। हर एक बात, वो कहाँ जाती है, क्या करती है और कौन सा डॉक्टर उसका इलाज करता है। और फिर वो मंसूर के जरिए उस डॉक्टर को खरीदना कुछ मुश्किल ना था। लेकिन इस सब के दौरान वो कब मंसूर के करीब होती चली गई उसे कुछ खबर ना हुई। जिस रात डॉक्टर ने यमुना का बच्चा गिराने के लिए उसे धोखे से दवा दी थी, उसी रात वो और मंसूर एक जगह जश्न के लिए मिलने वाले थे। और वो कब नशे में धुत हुए और कब वो सब कर बैठे इसका अंदाजा रज़िया को अगले दिन हुआ। मगर वो उसके लिए अब आम सी बात हो गई थी। वो मंसूर से कई और रातें ऐसे ही मिलती रही। उन दिनों में उसने अरहम से मिलने के लिए जतन किए थे लेकिन वो हर बार उसके बात को इग्नोर कर देता। वो उसके ऑफिस तक गई थी उससे बात करने, उसके दुख को समेटने, मगर अरहम को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आज भी ऐसे ही उस औरत के पल्लू से बंधा हुआ था। वो उसके प्यार में अंधा हो चुका था। उसे ये तक नजर नहीं आया था कि उस औरत की एक गलती ने उनसे उनका बच्चा छीन लिया। 4 माह मजीद गुजर गए। असद की शादी रुकैया से हो गई। घर में खुशी का माहौल था। असद की शादी वाले दिन उसकी शादी असमल के साथ तय कर दी गई थी। उससे किसी ने उसकी ख्वाहिश तक ना पूछी थी। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। जब उसने चेकअप करवाया उसे बताया गया कि वो 4th मंथ प्रेग्नेंट है। रज़िया जानती थी कि ये बच्चा किसका है। उसने अबॉर्शन करवाना चाहा, मगर असद इस बात की तह तक न जाने कैसे पहुंच गया। उसने मंसूर से बात की, वो शादी के लिए तैयार था। उसे ये बच्चा और रज़िया दोनों कबूल थे, मगर रज़िया उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी।
असद ने सबसे छुपाकर रजिया को डिलीवरी तक अलग रखा, लेकिन डिलीवरी वाले दिन रजिया ने उस बच्चे को मार दिया। कम से कम सबको ऐसा ही लगा था, लेकिन असल में वो उसे खुद से दूर कहीं फेंक आई थी। और बच्चा जिसे मिला था वो शादा थी, अरहम की माँ। उन्होंने एक बार फिर उस बच्चे को असद के हवाले किया, मगर असद उसे किसी भी तरह अपने पास नहीं रख सकते थे। अरहम को भी इस सब में शामिल किया गया था और उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी शादा ने ले ली। लेकिन रजिया का जुनून अब तक कम नहीं हुआ था, अरहम को पाने का जुनून। एक रात जब वो यमुना और अरहम के घर पहुंची तो शादा ने उसे देख लिया। रजिया, मैं पूछती हूँ, इस वक्त तुम क्या कर रही हो मेरे घर? वो दहाड़ी थी। रजिया ने अपना गुस्सा जब्त किया। क्यों तुम मेरे बेटे को सुकून से नहीं रहने देती? तुम्हें क्या लगता है कोई नहीं जानता कि तुम क्या कर रही हो? सब जानते हैं, असद, मैं और अरहम, हमें सब मालूम है कैसे तुमने यमुना का बच्चा जाया करवाया। रजिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने गुलदान उठाया और लगातार शाहिदा के सर पर वार करती रही, यहाँ तक कि उनकी सांसें तक बंद हो गईं। फिर उसने धोखे से अरहम को वहां बुलाया, मगर वो चाहकर भी उसे मार न सकी। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर उसे इस्लामाबाद के उस कॉटेज में बंद करवा दिया। शाहिदा इस सबसे पहले उस बच्चे को लाहौर भिजवा चुकी थी। वो यमुना को अगर ये बताती कि वो रजिया का बेटा है तो वो कभी उसकी कफालत न करती। इसीलिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि वो उनकी औलाद है जिसे वो पाल नहीं सकती, इसलिए उसे उनके दर पर छोड़कर जा रही हैं। रजिया ने भी बहुत चालाकी से यमुना को तलाक के कागजात भिजवा दिए। अरहम के नाम से ये सब करना आसान था और यमुना को ये यकीन दिलवा दिया गया कि वो माँ बेटा धोखेबाज थे जो उन्हें छोड़कर चले गए। असद और लियाकत को ये बात कई दिनों बाद मालूम हुई थी कि शाहदा और अरहम कुछ लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग रहे थे और एक कार क्रैश में दोनों की मौत हो गई और दोनों की लाशें तक न मिली थी। इस बात ने यमुना को तोड़ कर रख दिया था। असद ने कई साल उस बच्चे को ढूंढा और फिर जब वो लाहौर लियाकत और यमुना से मिलने आए, उन्हें वो तब वहाँ मिला। 9 साल का बुराक मिर्जा। वो उसे उसकी आंखों से पहचान चुके थे। उसकी हरी आंखें जो एकदम मंसूर जैसी थीं, और उस दिन से वो उससे बार बार मिलते रहे। दूसरी तरफ रजिया की शादी अजमल से हो गई और वो खामोशी से उस शादी में रहती रही, मगर अजमल वो एक दूसरे से बहुत दूर रहे। सारी दुनिया के सामने वो खुश थे, लेकिन तन्हाई में वो अलग रहते। फिर एक दिन अजमल को रजिया के हमला होने का इल्म हुआ। वो सवाल करता उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसने अजमल को छत से धक्का दे दिया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। रजिया को जो चीज़ चाहिए थी वो उसने हासिल कर ली थी। अरहम को उसने हासिल कर लिया था, उसकी मर्जी से न सही, उसकी मर्जी के बगैर। जबरदस्ती वो उसके करीब जाती रही और उसका नतीजा साले था। वो बच्चा जिसको उसने अजमल का नाम दिया था वो असल में उसकी और अरहम की औलाद था। वो एक ऐसी औरत थी जिसके दोनों बेटों का बाप कोई और था और उन्हें नाम किसी और का मिला था। अरहम से इजहार मोहब्बत के लिए वो कई साल तड़पती रही। उसके साथ कौन सा ताल्लुक था जो उसने कायम नहीं किया था, लेकिन जी था कि उस इंसान से भरता ही नहीं था। ऐसा क्या था उस मर्द में कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पा रही थी और उसे पाकर भी वो उसे हासिल नहीं था। साले के जन्म के बाद वो उसे बचपन से ही हर चीज़ में मुलविस करती गई। उन्होंने उसके दिल में असद के लिए नफरत भर दी थी। उन्होंने ही उसे आनिया से शादी करने का कहा। सब सही जा रहा था, सारी प्रॉपर्टी आनिया के नाम पर है, शादी के बाद सब उनका होगा, हर चीज़ पर उसका हक होगा। वो साले का फ्यूचर बनाना चाहती थी। उन्होंने साले से अरहम को एक पुराने मुलाजिम के तौर पर मुतारफ करवाया था जो बीमार है और उसका ख्याल रखती है। दवाएं खिलाकर वो अरहम का सारा जिस्म सुनकर देती। वो जब कुछ बोलता तो उसे पागल कह देती। फिर उन्होंने आनिया पर हमले करवाना शुरू किए, सिर्फ इसलिए ताकि साले और उसकी शादी जल्द अज जल्द हो सके। और चूंकि वो किसी और पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए इस काम के लिए उन्होंने साले को चुना। वो साले और आनिया की शादी में इसलिए जल्दी कर रही थी क्योंकि साले को कुलसुम पसंद थी। वो प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बाद आनिया को छोड़कर उससे शादी करने का इरादा रखता था और ये बात वो माँ को पहले बता चुका था। यही वजह थी कि उस रात वो आनिया पर हमला करने को तैयार हो गया। बारिश तो थी ही। उसने फॉग मशीन के जरिए, एक फॉग मशीन जिसे स्मॉग मशीन भी कहा जाता है, एक ऐसा आला है जो मसनूई धुंध या नकली धुआं पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन एक खास महलूल, आमतौर पर पानी और ग्लाइकोल या ग्लिसरीन के आमेजे को गर्म करती है जो बखरात में तब्दील हो जाता है और एक ऐसा दिखाई देने वाला बादल बनाता है
जो धुएं या स्मोक जैसा लगता है। सारी सड़क पर धुआं सा फैला दिया था। आनिया की गाड़ी के तार निकालने वाला भी वही था। सड़क पर खड़े उसने आनिया को कॉल मिलाई थी। आनिया, तुम कहाँ हो? बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। कुछ देर दूसरी तरफ की खामोशी रही और फिर आनिया की आवाज़ उभरी। मुझे क्या मालूम था कि बारिश हो जाएगी? वो उकताई सी लगती थी। यही तो वो चाहता था। तीर जाकर निशाने पर लगा। सब ठीक था। अब बस कुछ देर और। कुछ देर बाद उसे आनिया की गाड़ी बंद होती नजर आई और मौका का फायदा उठाते हुए वो उसे डराने का कामयाब हो गया। वो उसके पीछे ही था जब वो किसी गाड़ी से टकरा गई। वो उसके करीब जाना चाहता था मगर इससे पहले ही कोई और उसके पास आ गया और साले वापस अपने घर की जानिब बढ़ गया। घर जाकर उसने कपड़े तब्दील किए और वापस बाहर आकर सबके साथ बैठ गया। वो जानता था कि उसे कुछ देर बाद आनिया के गायब होने का शोर मचाना है, मगर उसे पहले ही डॉक्टर की जानिब से आने वाली कॉल ने उसका काम आसान कर दिया था। शानजे की शादी आ गई थी। रजिया ने पहली बार वहाँ बुराक को देखा था। उन्हें तब से ही शक हो चुका था कि जिस बच्चे को वो अपने तौर पर मार चुकी हैं वो जिंदा है और वो उस यमुना के पास है। उनके ख्याल की तस्दीक असद और उनकी मुलाकातों ने कर दी थी। उसके बाद भी जब उन्हें यकीन करना था तो बुराक का डीएनए करवाया गया और आखिरकार उन्हें इल्म हो गया कि वो बच्चा जिंदा है। एक पल को ममता जागी, लेकिन अगले ही पल आराम फिर हर चीज से ज्यादा अहम हो गया। डेरिक को पैसे दिए और बुराक पर नजर रखी। वो नहीं चाहती थी कि वो उनके रास्ते का कांटा बने। अब नहीं, इतने साल बाद नहीं। जब भी वो उसे कैमरे में देखती वो उन्हें खुद जैसा लगता, लेकिन फिर वो उन्हें आंखें देखकर एकदम ही मंसूर याद आ जाता, जो उन्हें आज भी अपनी औलाद के लिए कोसता था। उनसे ये बात बर्दाश्त ना हुई तो असद से इस सब के बारे में बात की और उन्होंने सब सच बता दिया। उन्हें लगा उसकी बहन सुधर गई है, लेकिन वो आज तक अरहम को धोखेबाज नहीं मान सके थे। रजिया ने उनसे बुराक को सब सच बताने का मुतालबा किया, जिससे उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके साथ ही रजिया ने आनिया और साले की शादी के लिए एक बड़ी रकम भाई से मांगी थी, जिसके लिए वो इनकार कर चुके थे। उस रात जब वो बुराक के पास थे तो कॉल करने वाली वही थी। आपको ये करना ही होगा भाई, वरना अपनी बेटी को क्या बताएंगे कि एक पराये लड़के के लिए आप उसकी कुर्बानी दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी बात सुनो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? उन्होंने झड़का, लेकिन रजिया मुस्कुराई। चेहरे पर एक जुनून सा छा गया। जबड़े भीज गए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी लाश उठाने आ जाइएगा, वो कहकर मक्कारी से मुस्कुराई। वो जानती थी असद को कैसे काबू में करना है, कैसे उसे मात देनी है। उसकी कमजोरी उसका खानदान था, वो खानदान जो मक्कार था, मगर फिर भी असद को अपने उस खानदान से प्यार था। असद ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकले। दूसरी तरफ रजिया ने साले को कॉल मिलाई। जो काम करना था उसे अभी सर अंजाम दो। और साले बेटा, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? सालेह ने सर हिलाया और घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मुंह पर मास्क सीधा किया और मंजिल की जानिब बढ़ा। रास्ते में फोन निकालकर डेरिक को फोन मिलाया। आज रात बुराक सो जाना चाहिए, गहरी नींद, कहकर फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद डेरिक बुराक के घर के बाहर वाला कैमरा बंद करके उसे चाबियां पकड़ाकर वापस चला गया। सालेह अपने कुछ लोगों को असद को रोकने के लिए पहले ही भेज चुका था। असद कितनी ही देर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी दौड़ाते रहे, मगर वो लोग थे कि पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर साले ने अपनी गाड़ी उनके ऐन सामने लाकर रोकी। फिर गाड़ी को पीछे लेकर गया और जोर से गाड़ी असद की गाड़ी से टकरा दी। फिर गाड़ी से निकलकर उनको बाहर निकाला। वो काफी हद तक नींद बेहोश हो चुके थे। साले ने उनके सर पर पिस्तौल दे मारी। जो होश था वो भी जाता रहा। तड़पाना है, आसान मौत नहीं होनी चाहिए। माँ की आवाज कानों में गूंजी तो जैकेट के अंदर रखा एक खंजर बाहर निकाला और उनके हाथ पर दे मारा। बेहोशी के बावजूद वो तड़पे थे। फिर वो उनके सीने और पेट पर कई बार करता रहा और तब तक करता रहा जब तक उनकी सांसें बंद न हो गई। फिर उन्हें पाँव की ठोकर से झाड़ियों में गिरा दिया। पॉल पर लगा कैमरा देखकर उसकी आंखें मुस्कुराईं। उस मौत के बाद आनिया पर हमला करने की वजह सिर्फ उसे बुराक के खिलाफ करना था। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन शादी थी। उस दिन उसे आनिया से हरगिज शादी नहीं करनी थी, इसलिए आनिया को अगवा कर लिया गया और सारा इल्जाम बुराक के सर डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उस बेवकूफ़ लड़की ने उसे माफ़ कर दिया था और यही वो चीज़ थी जो वो नहीं चाहते थे, जो रज़िया नहीं चाहती थी। उसे बुराक नामी इंसान से कुफ़त महसूस होती थी, नफ़रत महसूस होती थी, और वो नफ़रत इस कदर थी
کہ وہ اس کی جان بھی لے سکتی تھی۔ براق کے گھر پر پڑا وہ کفس اور اس میں موجود وہ پرندہ اب آوازیں نکال رہا تھا۔ جو کپڑا اس کفس پر تھا اسے اس سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ آنیا شوق سے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی، وہ جسے وہ کئی سالوں سے جانتی تھی، مگر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انہیں پہچانتی تک نہیں ہے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کانوں میں جیسے سیسا پگھلا کر کسی نے انڈیل دیا تھا۔ رضیہ نے ایک اشارہ کیا تو ڈیرک نے وہ سارے پیپرز اکٹھے کیے، انہیں واپس فائل میں ڈالا اور آنیا کی طرف بڑھا دیے۔ براق رقیہ کی بات سنتا رہا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رضیہ اس سب میں ملوث ہے یا نہیں، لیکن اس کے پاس دو راستے تھے، پہلا ہمایوں، دوسرا صالح، اور وہ دونوں وہاں موجود تھے اس کے سامنے ایک گھر میں۔ وہ اٹھا اور سیڑھیاں اتر کر گھر سے باہر نکلا۔ تمام گھر والے اسے دیکھتے رہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ واپس اندر آیا، لیکن اس بار خالی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی پستول تھی۔ اس کا رخ ہمایوں کی جانب تھا جو صوفے پر جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ براق نے راستے میں پڑی میز کو ٹھوکر مار کر ایک طرف کیا۔ ہمایوں جو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پر ایک لات مار دی۔ وزنی جوتا اس کا گال زخمی کر گیا۔ ہاؤ ڈیئر! اس کی بات ادھوری رہ گئی جب براق نے اس کے سر پر بندوق تانی۔ جو میں پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا، ورنہ خدا کی قسم میں تمہارا سر کھول کر رکھ دوں گا۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہا گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جبلے تنے ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ صغیر پیچھے سے بولتے ہوئے آگے بڑھے۔ کوئی بھی اس طرف آیا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سب کو وارن کرتا ہوا ایک ٹانگ اٹھا کر صوفے پر رکھتا ہوا دوبارہ گن اس کے سر پر تان کر کھڑا ہو گیا۔ آنیا نے تم پر حملہ کیا تھا؟ وہ ہمایوں نے کچھ کہنا چاہا۔ آنیا نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میری بات سنو۔ اگلے ہی لمحے سرور منزل میں گولی چلنے کی ایک آواز گونجی تھی۔ تمام مکین ساکت رہ گئے تھے۔ ہمایوں کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رک گیا تھا۔ گولی اس کے کان کے پاس سے گزر کر پیچھے دیوار پر جا لگی تھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ لہجہ ایسا تھا کہ ہمایوں کچھ بول ہی نہ سکا۔ تمام گھر والے خاموش کھڑے رہے۔ بتاؤ، اس نے ایک بار پھر سوال کیا۔ نہیں، ہمایوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر کیوں کہا کہ اس نے ایسا کیا تھا؟ اب کی بار آواز مدھم تھی۔ رضیہ پھپھو نے کہا تھا۔ بات سن کر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا صالح ایک لمحے کے لیے فریز ہوا تھا۔ چہرے پر ڈر نے گھر کر لیا تھا۔ براق ایک جھٹکے سے ہمایوں کو چھوڑتا ہوا سیدھا کھڑا ہوا۔ اس پر سائن کرو ورنہ تمہارے بھائی کی جان میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ سب جسے پروسیس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سب میرے باپ نے مجھے دیا ہے، میں آپ کو کیوں دوں؟ وہ چیخی تھی۔ اور یہ ارحم انکل، اس نے ان کی جانب اشارہ کیا۔ یار آنیا، اب میں کہانی سناؤں تمہیں؟ لہجہ ویسا ہی تھا، طنز سے بھرا ہوا۔ جانتی ہو آنیا، جو چیز مجھے ملتی نہیں میں اسے چھین لیتی ہوں۔ تمہارے باپ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ سب دے دے، مگر وہ ایسا حرامی نکلا، کچھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ آنیا وہ گالی سن کر جیسے تڑپ اٹھی تھی مگر کچھ نہ کر سکی۔ خاموشی سے اگلے کئی لمحے سب سنتی رہی۔ آنکھوں میں جمع ہوا مایا چہرے کو بھگو گیا تھا۔ وہ عورت بولتی رہی اور وہ اسے سنے گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو آنیا زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جہاں میں نے اتنا سب کیا تھا وہاں میرے لیے تمہارے بھائی کو مارنا مشکل نہیں ہے۔ میرے ایک اشارے پر صالح اس کے یہاں، اس نے ماتھے پر انگلی رکھی، یہاں گولی مار دے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سائن کرو اور پراپرٹی مجھے دو، اور تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ تم اپنے راستے میں اپنے راستے؟ آنیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے میرے باپ کو مار دیا مکار عورت! وہ کسی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ ادب و آداب سب بھول گئی تھی۔ سامنے پھوپھی نہیں باپ کی قاتلہ کھڑی تھی۔ جب اس نے ماں نہیں رکھا تھا تو وہ کیوں رکھے؟ آواز نیچے رکھو لڑکی، ورنہ کیا کرو گی تم؟ مار دو گی مجھے؟ مار دو مجھے، پھر یہ سب کیسے ملے گا؟ ہاں؟ اس نے فائل رضیہ کے منہ پر دے ماری۔ رضیہ مکاری سے مسکرائی۔ یہ جو انسان یہاں پڑا ہے نا، اشارہ ارحم کی اور کیا، یہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میں نے اسے اس پرندے کی مانند کر دیا جس کے پر کاٹ کر اسے قفس میں قید کر لیا جاتا ہے۔ تم کس بات پر اتنا اکڑ رہی ہو؟ ایک اشارہ اور تمہارا بھائی ختم۔
बुराक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो साले आंखें फाड़े उसे देख रहा था। बुराक ने जेब से फोन निकाला और कान से लगा लिया। जगह तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ। फोन बाएं हाथ में थामकर दाएं हाथ का निशाना बनाया और अगले पल साले घुटनों के बल नीचे गिरा था। गोली उसके दाएं टांग में लगी थी। बुराक ने आगे बढ़कर उसको कॉलर से थामा और घसीटता हुआ गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया। कुछ देर बाद वो गाड़ी एक घर के बाहर रोक रहा था। वही अजीब सा घर जो चलता जाता था, जिसमें दरवाजे ही दरवाजे थे, ना खत्म होने वाले दरवाजे। इस बार उसके बजाय कुछ लोगों ने साले को बाहर निकाला था। अंदर अंधेरे कमरे में ले जाकर उसे एक कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया गया। आज साले को एक जहन्नम से गुजरना था। तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए और मेरा भाई मर गया तो तुम क्या करोगी? किस चीज का सौदा करोगी मुझसे? यहाँ तुम और मैं बराबर हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी तो मैं कहूंगी कि मार दो मेरे भाई को। तुम्हारा ये खून हूं मैं। तुमने मुझे एक कहानी सुनाई है ना, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। वो कहकर रजिया के सामने जा खड़ी हुई। एकरस की कहानी। एकरस द बॉय हु फ्लो टू हाई। ये एक लड़के की कहानी है जिसने आसमान को छूने की ख्वाहिश की, जिसने आज़ादी के ख्वाब को हकीकत में बदलने की ठानी। वो अपने बाप डाइडलेस के साथ एक दूर जजीरे पर कैद था। डाइडलेस एक अक्लमंद और हुनरमंद कारीगर था जिसने अपने बेटे के लिए पर बनाए। उन परों को उसने मोम और परिंदों के परों से जोड़ा ताकि वो दोनों इस कैद से निकल सकें। जब पर मुकम्मल हुए, बाप ने बेटे को नसीहत की कि बेटा, ज़्यादा नीचे मत उड़ना कि समंदर की नमी तेरे परों को भिगो देगी, और ज़्यादा ऊपर भी मत जाना कि सूरज की गर्मी तेरे परों का मोम पिघला देगी। दरमियानी राह पकड़ना, वही हिफाजत है, वही दानिशमंदी। लेकिन एकरस जवान था, दिल में जुनून और आंखों में ख्वाब। जब वो उड़ा तो हवा ने उसके चेहरों को छुआ, बादलों ने उसके गिर्द रक्स किया और पहली बार उसे लगा जैसे वो वाकई आज़ाद है। उसके नीचे नीला समंदर फैला हुआ था और ऊपर सुनहरी रोशनी की चादर। बाप की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही, मगर दिल में एक और आवाज़ थी, उड़ और सब देख ले। वो उड़ता गया, हर लम्हा ऊंचा, हर लम्हा दूर, यहाँ तक कि सूरज के करीब पहुंच गया। सूरज ने उसके परों की मोम पिघला दिया, परों ने साथ छोड़ दिया और वो नीचे गिरने लगा। उस लम्हे शायद उसे बाप की नसीहत याद आ गई, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। कहा जाता है कि जब वो समंदर में गिरा तो लहरों ने उसके वजूद को अपने अंदर समो लिया। वो समंदर आज भी उसके नाम से याद किया जाता है, एक्रियन समंदर। लेकिन एकरस सिर्फ तारीख का किरदार नहीं, वो एक अलामत है। उसकी दास्तान ये बताती है, जब भी अपनी हद से ज़्यादा ऊंची उड़ान भरोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। आप उनके लिए कह रही है ना? वो अरहम के करीब गई कि आपने उनके पर काट दिए, लेकिन आपने खुद इतनी ऊंची उड़ान भर ली है कि आपका गिरना तय है। कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी आपने सिर्फ एक इंसान के लिए, और वो इंसान भी आपका ना हो सका। वो तंजीह हंसी। देखें, आज भी आपने उन्हें कैद करके रखा है। उन्हें आज़ाद करेंगी तो वो उड़ान भर के अपनी मोहब्बत के पास चले जाएंगे, उस औरत के पास जो आज भी उनके इंतजार में बैठी है। जो जो सवाल मैं करता जाऊंगा उसका टू द पॉइंट मुझे जवाब चाहिए। बुराक अब साले के सामने बैठा था। क्या तुम्हारी माँ इस सब में शामिल है? वो जान चुका था, लेकिन वो इस बात को कंफर्म करना चाहता था। तुझे क्या लगता है मैं सब बता दूंगा? साले हंसा। बुराक ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा। बकवास बंद करो। वो दहाड़ा। नहीं बुराक मिर्जा, नहीं, तुम प्यादे हो, बादशाह मत बनो। वो हंसता चला गया। मैं बादशाह नहीं हूँ, लेकिन मैं कहानी का वो किरदार हूँ जिसके ना होने से कहानी अधूरी है। एक बंदा पीछे से आगे आया और उसने बुराक के हाथ में एक ड्रिल थमाई। साले के चेहरे के रंग बदले। उसने साले का हाथ आगे किया और ड्रिल चलाई, फिर चलती हुई ड्रिल उसके हाथ के आर पार कर दी। नहीं बताओगे? हाँ? वो मुस्कुराया। मैं मुनाफिक नहीं हूँ तो मोमिन भी नहीं हूँ, मैं शैतान नहीं हूँ तो फरिश्ता भी नहीं हूँ। बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने ये सब क्या है? साले की रूह तक कांप उठी थी, मगर वो अब भी खामोश था। बुराक ने इस बार ड्रिल उसके टांग पर रखी, घुटने से हल्का सा ऊपर रख दी। कपड़ा फटा, फिर जिल्द, और फिर गोश्त को चीरती हुई ड्रिल उसकी हड्डी को तोड़ती हुई नीचे चली गई। साले की चीखें हवा में बुलंद हुई, मगर सामने बैठा इंसान जैसे सब भूल चुका था। वो जालिम बन चुका था। वो उस फरिश्ते की मानिंद था जिसे आसमान से जमीन पर पटक दिया गया था। उसकी आंखें जख्मी थीं और वो अब अपना इंतकाम ले रहा था।
अब बोलो, जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। बुराक ने ड्रिल उसके चेहरे की जानी बढ़ाई। सुनो सुनो। बुराक ने ड्रिल बंद करके एक तरफ रखी। साले बोलना शुरू हुआ। खुदा ने आपकी रस्सी ढीली की हुई है, मगर वो खींचेगा और फिर आप गिरेंगी। याद रखिएगा फुप्पो, उस रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आपने जो किया है ये सब आपको सहना ही पड़ेगा। साले जब खामोश हुआ तो बुराक कुर्सी पर पीछे को सीधा हो बैठा। आनिया कहाँ है साले? मैं नहीं जानता। बकवास मत करो। मेरी बीवी कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बुराक ने ड्रिल एक बार फिर शुरू की। रुको रुको, साले चीखा। मैं सच में नहीं जानता वो कहाँ है। कसम से माँ ने मुझे नहीं बताया। वो जिस तरह बोला था, बुराक को एक पल को उस पर यकीन आने लगा था। अगले पल उसने ड्रिल उसके जूतों पर रख दी। साले हलक के बल चिल्लाया। वाह यार, सही अपने बाप पर गई हूँ। वो भी ऐसे ही कहानियां सुनाया करता था, मगर क्या फायदा, आनिया मर गया। वो हंसी थी। उनका कहका इतना बुलंद हुआ था कि आनिया का रंग लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ गया। साइन आनिया। वो ये सब कहानियां इसलिए गढ़ रही थी कि बुराक उस तक पहुंच जाए। वो वक्त ज़ाया कर रही थी। बुराक कहाँ हो तुम? साले की गर्दन एक तरफ ढलक गई। दर्द इस कदर था कि उसके हवास जवाब नहीं दे रहा था। उसका सर चकराया और वो बेहोश हो गया। बुराक उसे वहीं छोड़कर बाहर निकला और फोन निकाला। फोन के साथ जेब में रखी हुई वो पर्ची भी नीचे गिरा गिरी। ना मैं कुछ बताऊंगी ना तुम पूछोगे, फिर भी तुम मुझे ढूंढ लोगे। उसने एक बार फिर उसे पढ़ा। ये क्या है आनिया? उसने पेशानी पर आए बालों को हाथ से पीछे किया। सर वो होश में आ गया है। बुराक के पीछे किसी ने इतला दी थी। वो वापस अंदर आया। मैं नहीं जानता आनिया कहाँ है, प्लीज मुझे जाने दो। साले उसके अंदर जाते साथ बिलबिलाया था। चलो आनिया का नाम नहीं मालूम, मगर शावेज कहाँ है? बुराक दोबारा ड्रिल थामकर उसके सामने बैठा। ड्रिल दूसरे जूते की जानी बढ़ाई। वो सर्वर मंजिल की बेसमेंट में है। साले आंखें मीच कर चिल्लाया। बुराक ने फोन निकाला और रुकैया का नंबर मिलाया। आंटी शावेज। उसने बात बताकर फोन बंद कर दिया। एप्स को स्क्रॉल करके दूसरे पेज पर गया। नीले रंग की एक ऐप पर नजर पड़ी जिसने उसे एक लम्हे को साकित किया था। उसने दोबारा पर्ची निकाली और उसे पढ़ा। ना मैं कुछ बताऊंगी ना तुम कुछ पूछोगे, फिर भी तुम मुझे ढूंढ लोगे। आनिया ने बाकी अल्फाज छोटे लिखे थे, लेकिन MBPD को कैपिटल में लिखा था। MBPD मतलब मोबाइल बीकन पोजीशन डिटेक्टर ट्रैकिंग ऐप। तो इसलिए आनिया ने मेरा फ़ोन लिया था। गॉड आनिया। वो हंसा। उसने ऐप खोली तो सामने एक लोकेशन चलती दिखाई दी। एक गोल दायरे पर आनिया लिखा नजर आ रहा था। 480 किलोमीटर दूर आज़ाद कश्मीर का एक गांव। उस गांव के शुरुआत में पड़ा आनिया का फ़ोन, जिसकी स्क्रीन रोशन हुई थी। ऊपर बैटरी का डब्बा खाली होने को था। वहाँ 8% लिखा आ रहा था। बुराक ने उसके फ़ोन की लोकेशन शुरू की और गाड़ी की तरफ बढ़ा। निकलते हुए वो साथ खड़े हुए आदमियों को हिदायत देना नहीं भूला था। जनाब की मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आए। एक गैर आलू नजर उस पर डालता हुआ वो बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर उसके लब सबसे पहले आनिया की खैरियत की दुआ के लिए हिले थे। सफ़र लंबा था। वो नहीं जानता था कितना वक्त लगेगा, मगर वो तमाम गाड़ियों से निकलता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा था। वक्त था 11:07। आनिया ने पीछे रखी घड़ी पर नजर दौड़ाई। वक्त पर नजर पड़ी तो एक लम्हे को ठिठकी। मैं कोई साइन नहीं करूंगी। ये सब हमारा है, मेरा और शावेज का। मैं ये सब आपको कभी नहीं दूंगी। उसने दो टोक अंदाज में कहा। रजिया की मुस्कुराहट मध्यम हुई। नहीं दोगी? आप रोज गए। भाई की जान नहीं प्यारी, पैसा ज्यादा प्यारा है। रजिया की आंखों में चैलेंज था। आप ही का खून हूं, आजमा ले, मायूस नहीं करूंगी। आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया गया। रजिया के मुंह से एक कहका निकला। तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं आनिया, हम अलग हैं। मैं आग हूँ और तुम पानी। आग और पानी बराबर नहीं होते। वो कहकर कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन अगर आग जलाना जानती है तो पानी आग को बुझाना जानता है, उसे खत्म करना जानता है। मैं जहन्नम की आग हूँ आनिया, इस दुनिया के पानी से नहीं मिटूंगी। अंदाज ऐसा था कि वो लाजवाब हो गई। वो खुदा चाहे तो जहन्नम की आग को भी इस पानी के एक बूंद से मिटा दे। आनिया ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। भतीजी, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। सही कह रही हैं,
मैं आपको नहीं जानती। जानती होती तो इतने महीनों से धोखा ना खा रही होती। बुराक, कहाँ हो तुम? दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी। दीवार पर लगी घड़ी पर सुई 12 के हिस्से पर जाकर रुक गई थी। बुराक की गाड़ी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। इस्लामाबाद से वो कब का निकल चुका था। गाड़ी का मीटर अब 120 के स्पीड दिखा रहा था, लेकिन आज जैसे वो जान को हथेली पर लिए हुए था। उसकी वाहिद खुशी एक औरत में थी और वो उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। आनिया, मत करो, पछताओगी। रजिया साथ साथ साले को कॉल मिला रही थी, मगर वो था कि फोन उठा ही नहीं रहा था। उन्हें रह रहकर उस पर गुस्सा आया। मैं नहीं, तुम पछताओगी। आनिया आगे बढ़ी, रजिया की गर्दन को हाथों में दबोच लिया। साथ खड़े मर्द आगे बढ़े, मगर रजिया ने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया और अगले ही लम्हे आनिया जमीन पर गिरी थी। सुरखमाया उसके जिस्म से बहता हुआ एक तरफ बहने लगा। कहा था ना पछताओगी, मानती नहीं हो। रजिया उसके करीब बैठ गई। आनिया ने सांस लेने की कोशिश की। हलक में जैसे कुछ अटक सा गया। सांस लेना दुश्वार हो गया। आसमान पर बिजली कड़क रही थी। बारिश की एक बूंद बादलों से गिरती हुई बुराक की गाड़ी पर आकर ठहरी। उन्हें बूंदों की तरह बुराक के गले में भी एक फंदा सा अटक गया था। अचानक गाड़ी में घुटन सी महसूस होने लगी। उसने शर्ट के 2 और बटन खोल दिए, गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। तेज दौड़ती गाड़ी में हवा और बारिश के बेशुमार कतरे उस पर गिरने लगे, मगर वो जैसे हर चीज से बेनियाज था। उसका ध्यान सड़क पर भी नहीं था। जहन के पर्दों पर बस एक चेहरा उभरा हुआ था, वो भूरी आंखें, वो लम्स। बुराक को लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। उसने गियर पर हाथ रखा और उसे शिफ्ट किया। गाड़ी की रफ्तार मजीद तेज हो गई। 480 किलोमीटर का रास्ता उसने 3 घंटे में तय किया था। एक जगह जाकर लोकेशन खत्म हो गई। बारिश अब तक बरस रही थी। उसने गाड़ी में छतरी तलाश करनी चाहिए, मगर गाड़ी में कुछ ना था। वो बाहर निकला। यह हवा नजर दौड़ाई तो उसे एक तरफ झाड़ियों में मोबाइल फोन की स्क्रीन जलती हुई नजर आई। वो उसके करीब गया और झुककर उसे उठाया। बारिश उसके बदन को भिगो रही थी। बाल पेशानी पर फैल गए थे। उसके लब मुस्कुराहट में ढले। जहन की स्क्रीन पर एक मंजर सा उभरा। एंड्रॉयड क्यों? कुर्सी पर पीछे होते बुराक ने आनिया से कहा था। मैं किताबें पढ़ती हूँ और एंड्रॉयड चार्जिंग अच्छी निकालता है, बस इसलिए। वो मुस्कुराया। मंजर किसी धुएं की तरह हवा में तकलील हुआ। वो उस अंधेरे में अकेला खड़ा था। कहाँ हैं आप आनिया? उसके लब हिले थे। आसमान पर बिजली कड़की थी। एक लम्हे को सब जगह रोशन हुई, फिर अंधेरा छा गया था। बुराक की नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर जा रुकी। सिया रंग की चूड़ियों का एक टुकड़ा जहन में एक झमाका हुआ था। मैं इन चूड़ियों के टुकड़ों से आपको पहचान लूंगा। उसने मोबाइल की लाइट जलाई और फोन से आगे रास्ते की जानिब रोशनी की। कुछ कुछ वक्फे के बाद उसे वैसे ही टुकड़े नजर आए। वो जाते हुए भी उसके लिए निशान छोड़ गई थी। ये किसी और के भी तो हो सकते हैं, उसके जहन में ख्याल आया, मगर रास्ता क्या था? उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उन चूड़ियों का पीछा करता चलता रहा। आगे घास लंबी थी, टुकड़े न होने के बराबर नजर आ रहे थे, मगर वो झुकते हुए उनको तलाश कर रहा था। अचानक से एक आवाज उसकी समातों में पड़ी। वो किसी जंगली जानवर की थी। उसके जिस्म का हर अज़ा अलर्ट हो गया। उसने नजर अंदाज किया और आगे चलता गया। एक जगह रुका तो वहां सफेद रंग के कपड़े का एक टुकड़ा मिला। सांप से डरकर नीचे गिरी आनिया ने अपना दुपट्टा फाड़ कर नीचे को फेंका था। फिर नजर उठाकर देखा तो ऊपर की जानिब एक घर दिखाई दिया। ये घर बाकी आबादी से कदरे दूर था। क्या आनिया वहां थी? उसने मोबाइल की लाइट बंद की और चलता गया। बगैर आवाज पैदा किए दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अंदर से कुछ आवाजें उसे सुनाई देने लगी। सफेद कपड़ों पर सुर्ख दाग लिए वो हल्की सी ऊपर को उठी। दीवार के साथ टेक लगाई। आप मुझे मार भी देंगी ना, तो फिर भी मैं ये नहीं करूंगी, उसने रजिया को जवाब दिया। तुम क्या चीज हो यार, मरती ही नहीं हो। रजिया ने तंज किया था। मैं तुम्हारी मौत हूँ, तुमसे पहले कैसे मर जाऊं? और अपना वक्त गिन लो। कुछ ही वक्त में तुम्हारा एक बेटा यहाँ होगा और तुम जहन्नम में। मुझे चोट पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने, वो तुम्हारी जान ले लेगा। उसके जुमले अधूरे से थे, मुंह से लफ्ज अदा नहीं हो रहे थे। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला था। अंदर से आती आवाज को वो पहचानता था, बल्कि उस आवाज को तो वो ताउम्र सुन सकता था। और फिर उसका ध्यान उस अटकी हुई सांसों पर गया, उन सिसकियों पर जो उस आवाज का हिस्सा थी। हल्का सा पीछे होकर उसने जोर से लात उस लकड़ी के दरवाजे पर मारी।
दरवाजा एक ही झटके में टूटकर पीछे को जा गिरा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो जैसे किसी बर्फ का मुजस्समा बन गया। वो सामने दीवार के साथ लगी पड़ी थी। उसके सामने वो बैठी थी, वो जो खुद को इस दुनिया का खुदा मान बैठी थी। आनिया। उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकला। नजरें घुमाकर यहाँ वहां देखा। एक जगह उसे डेरिक खड़ा दिखाई दिया। उसके लबों पर मुस्कान थी। हरामजादा, बुराक ने उसे देखकर कहा, फिर रजिया की जानी मुड़ा। दरवाजा तो अच्छी क्वालिटी का लगा ले यहाँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, एक बंदा आगे बढ़ा और उस पर डंडे से वार करना चाहा। बुराक ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। फिर एक लात उसके घुटने पर मारी। वो नीचे गिरा तो दूसरी लात उसके मुंह पर दे मारी। वो कराह कर एक तरफ गिर गया। कई सारे और बंदे उसकी जानी बढ़े। उसके हाथों में डंडे थे। डेरिक ने एक तरफ से सबको इशारा किया। वो सब एक एक करके उसकी तरफ बढ़ते गए। बुराक ने पहले बंदे का गिरा डंडा उठाया। जितनी कुवत से वो उसे घुमा सकता था उसने घुमाकर अपनी तरफ बढ़ने वाले शख्स को दे मारा। पहला, दूसरा, तीसरा, वो सब कराहकर नीचे गिरते गए। वो अगले शख्स की जाने बढ़ता, इससे पहले ही बुराक को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। आनिया के सामने का मंजर धुंधला था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस इतना यकीन था कि वो आ गया है। वो हमेशा आ जाया करता था। बुराक मिर्जा तो आनिया सरवर के लिए हमेशा आया करता था, उसको बचाने, उसकी हिफाजत करने। वो फीका सा मुस्कुराई थी। वो उसका गार्जियन एंजल था। वो वाकई था। बुराक खुद को कंपोज करता पीछे की जाने मुड़ा। डेरिक उस पर गन तान कर खड़ा था। बुराक के सारे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। उसकी नजरें आनिया की तरफ गईं तो उसका चेहरा लट्ठे की मानी सफेद पड़ चुका था। बुराक का दिल जोर से धड़का। फिक्र, बुराक ज़ेरे बड़बड़ाया। फिर हाथों के बल पीछे को हुआ और डेरिक के टांगों पर लात दे मारी। इससे पहले कि वो संभलता, बुराक ने अपनी गन निकाली और गोली चला दी। डेरिक के लबों से एक चीख निकली। वो नीचे गिरा। रजिया शलसी एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। अब कोई नहीं था उन दोनों के दरमियान। बुराक जब वापस खड़ा हुआ उसकी नजरें उस औरत की जानिब थीं। उसे लगा जैसे किसी ने दिल मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। आपसे ज्यादा घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वो इतना कहकर आनिया की जानिब मुड़ा। उसको बाहों में उठाया तो वो कुछ कह रही थी। बुराक, वो, उसके लबों से अल्फाज निकल रहे थे। आनिया का हाथ कमरे के दाएं जानिब गया और फिर उसके पहलू में गिर गया। बुराक की निगाहें उसके इशारे की सिमत उठी। एक लम्हे को सब रुक गया। वो कमरा बेरंग हो गया। बाहर से आती बारिश की आवाज बंद हो गई। आसमान पर कड़कती बिजली रुक गई। और यही हाल उसकी सांसों का भी था। डेड। बेइख्तियार उसके होंठ हिले। आंखों में नमी उतर आई। बुराक, उन्हें उन उन्हें बचाओ प्लीज। वो टूटे हुए लफ्जों में उसे बता रही थी। बुराक आनिया को एक तरफ लिटाता उस कब्ज की जाने बढ़ा। रजिया के तासुरात सर्द पड़ गए। वो भी बुराक के पीछे बढ़ी। रास्ते में गिरा खंजर उठाया। बुराक पर वार करने के लिए वो भागी। आनिया ने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उनकी टांगों पर दे मारा था। वो मुंह के बल नीचे गिरी। साथ ही लबों से एक चीख निकली थी। उठना चाहा मगर उठ न सकी। सुर्ख खून बहता हुआ आनिया के कदमों के नीचे से गुजर गया। गिरने की वजह से खंजर रजिया के दिल में खुपा था और धड़कनें रुक गई थी। 3 माह बाद उनकी जिंदगी का सियाह खत्म हो चुका था। रजिया सरवर इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन एक नया बाब शुरू होने वाला था। साले ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसे कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो फांसी के इंतजार में न जाने कितने साल जेल में गुजारने वाला था। 3 माह पहले बुराक आनिया और अरहम को वहां से वापस ले आया था। आनिया की सेहत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई थी। वो उसे बचाकर वहां के एक करीबी हॉस्पिटल में लेकर गया था। वहां से उसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। वो राहदारी में खड़ा था। चेहरा सर्द था। जब डॉक्टर्स ने आनिया के खतरे से बाहर होने की इत्तला दी थी तब जाकर उसे दुनिया का होश आया था। वो एक और वजूद को साथ लेकर आया था, अरहम मिर्जा, जो उसका कुछ नहीं था मगर वही सब कुछ था। बुराक मिर्जा को दुनिया उसके नाम से जानती थी। वो आज भी कई जगहों पर अरहम मिर्जा के बेटे के नाम से जाना जाता था। वो गाड़ी की तरफ भागा था। उसने जारियान के अलावा किसी को कुछ नहीं बताया था। वो जब गाड़ी के पास पहुंचा तो जारियान उनसे कुछ बातें कर रहा था मगर वो बेजान से गर्दन एक तरफ फेंके खामोश थे। बुराक को लगा उसका दिल कुर्सियां हो रहा है। वो उस इंसान की मोहब्बत के लिए सालों तड़पता था। वो बाप की मोहब्बत के लिए सालों तड़पा था
وہ ہمیشہ ان جیسا بننا چاہتا تھا، اور وہ بنا بھی۔ وہ ملک کا مشہور آرکیٹیکٹ بنا تھا، انہیں اس پر فخر ہوگا نا۔ پھر حقیقت کسی تھپڑ کی طرح چہرے پر آ لگی، وہ تو اس کے بابا تھے ہی نہیں، پھر اس پر فخر کیوں کریں گے؟ وہ ان کے قریب جا رہا تھا، مگر انہیں کیا کہہ کر پکارے گا؟ کیا وہ انہیں اب بھی بابا کہے گا؟ اس کے سر میں کئی باتیں ایک ساتھ تھیں، اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ دل نے گواہی دے دی کہ براق مرزا تمہارے لیے ماں باپ کا پیار کبھی تھا ہی نہیں، تم تا عمر ان کی محبت سے محروم رہو گے۔ آنکھوں سے بے رنگ مایا بہنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس ہاسپٹل کے اندر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں فون تھا جس سے وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے فون ایک طرف رکھ دیا، اس کی توجہ ساتھ رکھے ہوئے آنیا کے فون پر گئی جو بند تھا۔ اس نے نظریں گھمائی تو خود سے تھوڑا دور ایک لڑکا فون میں چارجر گھسائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے چارجر اور پاور بینک لے لیا، پھر واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھا۔ چارجر لگانے کے 2 منٹ بعد فون کی اسکرین جل اٹھی۔ براق نے سوائپ کیا تو آگے ایک پاس ورڈ تھا۔ اس نے کچھ بھی سوچے بغیر اس میں لکھنا شروع کیا، 7194355۔ فون کھل گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دونوں باپ بیٹی ایک جیسی ہیں۔ وہ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس کے فون کی گیلری میں چلا گیا۔ پہلے تو اس کی ساری انسٹاگرام ریلز کی اسکرین شاٹس نظر آئے۔ وہ کنفیوز ہوا۔ پھر اس نے جب ایک اسکرین شاٹ کھولا تو اس کے کیپشن میں کتاب کا نام اور پھر نیچے مصنف کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ کیا ہے۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس نے ہلکا سا اور اسکرول کیا تو اسے اپنی کئی ساری تصویریں نظر آئی۔ کسی میں وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس کے منہ پر سالن لگا تھا، کسی میں وہ فون پر جھکا ہوا تھا، کسی میں وہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا، کسی میں اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ یہ کب لی اس نے؟ مجھے کیسے معلوم نہ ہو سکا؟ پر نہ جانے کیوں ایک خوشی تھی جو کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنا پسند کرتی تھی، چھپ کر اس کی تصویر بناتی تھی۔ اس سے زیادہ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ خوش تھا، مگر نہ جانے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ فون سے نظریں ہٹا کر اس نے راہداری کی طرف دیکھا۔ وہاں سے نانا اور یمنا آ رہے تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ بیٹا کیا وہ ٹھیک ہے؟ لیاقت نے اس کے پاس آتے ساتھ کہا تھا، مگر براق کی نظریں ان کے ساتھ خاموش کھڑی یمنا پر تھیں۔ وہ لفظ ڈھونڈنے لگا۔ ساری عمر اس عورت کو ماما کہہ کر پکارا تھا اس نے، پر اب اس نے کچھ کہے بغیر ہی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ساتھ چلیں گی؟ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر وہاں رو نہیں سکتا تھا، ابھی نہیں، وہاں ان کے سامنے نہیں۔ وہ ان کو لے کر راہداری سے نکلتا باہر آ گیا۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ یمنا ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ سامنے بیٹھا وجود انہیں دنیا میں ہر شے سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ ان کی محبت تھی، پہلی اور آخری محبت، ان کا پہلا اور آخری دوست۔ وہ کئی لمحے ان آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ سامنے بیٹھا وجود خاموش تھا، اس کے جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ ارحم کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور یمنا کے گال تک گیا۔ ہلکا سا ہاتھ ان کے گال کے ساتھ مس ہوا، جیسے یقین کرنا چاہا ہو کہ وہ حقیقت تھی یا کوئی خواب، وہ کوئی بھرم تھی یا کوئی ادراک۔ یمنا کی گرفت براق کے ہاتھ پر سخت ہو گئی، آنکھیں زور سے میچ لی۔ براق، یہ ٹوٹے ہوئے الفاظ تھے جو ان کے لبوں سے آزاد ہوئے تھے۔ میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ اس نے زاریان کو گاڑی سے نکلنے کا اشارہ کیا اور اس کی جگہ یمنا کو بٹھا دیا۔ ارحم ان کو دیکھتے اٹھ بیٹھے تھے۔ یمنا کا سر ان کے کندھوں پر تھا۔ براق زاریان کو اس کی گاڑی تک چھوڑتا واپس اندر کی طرف گیا تھا۔ نانا کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ چلتا ہوا ان تک پہنچا۔ نانا، نہ جانے آج سب انجان کیوں لگ رہے تھے۔ وہ 32 سال سے نانا کہتا آ رہا تھا، آج وہ اتنا پرایا کیوں لگ رہا تھا؟ یہی رہیے گا، مجھے ایک کام ہے، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ ایک اور انسان تھا جس کے ساتھ اسے کلوزر چاہیے تھا، ایک اور انسان تھا جس نے اس کو کبھی نہیں ڈھونڈا۔ وہ آج سب ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اور آنیا کی زندگی سے ہر زہر کو باہر نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ ابھی اسے جانا تھا اپنے باپ کے پاس۔ سورج کو نکلتے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ منصور انصاری اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ سبز آنکھیں باہر لون کی طرف تھیں۔ دروازے پر دستک سنتے وہ پیچھے کو مڑے تھے۔ سر، براق مرزا آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ یہ کیوں آیا تھا اس وقت؟ وہ ملازم کے ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ براق ہمیشہ جیسے حلیے میں نہیں تھا۔ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ سیاہ رنگ کے دھبے تھے
सफेद शर्ट और स्याह पैंट पहने वो थका थका सा लग रहा था। बुराक, आप यहाँ? आपको अरहम मिर्जा तो याद होंगे। उनकी बात काटकर उसने सवाल किया। बुराक, आप? कुछ कहने को लब वाकिया। रजिया सरवर? आमरू उसका पूछा। यमुना लियाकत तो याद होंगी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उन्हें देखकर एक लम्हे को मंसूर को उनसे खौफ आया। अपना वो नाजायज बच्चा याद है? शायद वो ना याद हो। यमुना और अरहम का बच्चा तो याद होगा, जिसे आपने पैदा होने से पहले ही मार दिया था। मंसूर साकित थे। जामिद, वो सब जान गया था। जानते हैं आपका वो बच्चा कौन है? नहीं नहीं, वो ये सब नहीं जान सकता। बुराक ये सब नहीं जान सकता। वो बच्चा मैं हूँ, मिस्टर मंसूर अंसारी। उन्होंने जोर से आंखें बंद कर ली। दरवाजे से अंदर दाखिल होती उनकी बीवी के हाथ से चाय का कप नीचे जा गिरा था। वो बच्चा जिसे पैदा करके आपने उसकी खबर तक न ली। मैंने ढूंढा है तुम्हें बुराक। तो फिर आपको मिला क्यों नहीं? वो दहाड़ा। मिल गए थे। मैं हमेशा से जानता था कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हें क्या लगता है मैं सारी दुनिया को रात के 3 बजे अपने मॉल की सीसीटीवी फुटेज दे देता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि आउटसाइड ने एक न्यू कमर को इतना बड़ा मौका क्यों दिया कि आज एक दुनिया में बुराक मिर्जा का नाम है? कोई इतने बड़े मौका नहीं देता। ये सिर्फ बाप होता है बुराक। पूछो वहां खड़ी उस औरत से, मैंने अपनी औलाद क्यों नहीं ली बुराक? क्योंकि मेरे लिए तुम थे। मैं क्या मुंह लेकर तुम्हारे सामने आता बताओ? बुराक सांस रोक के उन्हें सुनता रहा। मैं सारी जिंदगी बाप की मोहब्बत को तड़पा हूँ। मैंने सारी उम्र औलाद का दुख मनाया है। आप मेरा दर्द समझते तो मेरे सामने आते, मुझे कबूल करते। तुम्हें कह देता कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो तुम मान लेते? कैसा सवाल था। वो खामोश हो गया। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको और कोई तकलीफ नहीं दे सकता, ना सजा। लेकिन आप जैसे आज तक मेरे लिए तड़पे हैं, आगे भी तड़पेंगे। जैसे यमुना और अरहम एक दूसरे के लिए तड़पे हैं, जैसे वो औलाद के लिए तड़पे हैं, बिल्कुल वैसे। गुड बाय। वो कहकर बाहर निकल गया। वो सोफे पर गिर से गए। अब एक केक थी जो उन्हें काटनी थी। उनके हिस्से का इंतजार शुरू हो चुका था। चंद रोज बाद दिन बदल चुके थे। सबकी जिंदगियों में मौजूद एक सिया दिन गुजर चुका था। अब एक नई सुबह थी जो रोशन थी, जिसमें बुराक और आनिया के लिए खुशियां थीं। वो इतने दिन से उसके करीब था, बिल्कुल किसी साई की तरह, ऐसे जैसे अगर वो उससे नजर हटाएगा तो वो धुएं की तरह हवा में तहलील हो जाएगी। वो उसे छोड़ जाएगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो उसके लिए क्या महसूस करती है। वो उसके दिल का हाल नहीं जानता था, जान ही नहीं सकता था। वो सारे जहां को पढ़ सकता था, मगर वो उसे नहीं। उसका अंदाजा हर बार उस लड़की के बारे में गलत साबित होता था। वो जब जब उसे अपने घर वालों के साथ देखती थी, तब तब उसे अपना बाप याद आता था। वो उनके जैसा ही तो था, मेहरबान सा, सब करके भी ना जताने वाला। आज उसने सबके लिए खाना बनाया था, मगर खाने की मेज पर वो साफ मुकर गया। सारा का सारा क्रेडिट आनिया की नजर कर दिया। जब उसने पूछा तो खामोशी से मुस्कुराकर सर को खम दे दिया। अब उसका क्या मतलब था भला? आज यमुना और नाना लाहौर जा रहे थे। शाहवेज और रुकैया को भी जाना था। इतने वक्त बाद वो दोनों उस घर में अकेले होने वाले थे। लेकिन इस बार पहले जैसा कुछ नहीं था। इस बार सब अलग सा था। ना जाने क्यों आनिया का दिल आज मामूल से ज्यादा तेज धड़क रहा था। ना जाने क्यों आज उसे देखते हुए नजरें उठाने का दिल नहीं कर रहा था। ना जाने क्यों आज बुराक के लबों से मुस्कुराहट जुदा ना होने का नाम ले रही थी। दरवाजे पर सबको खुदा हाफिज कहते वो दोनों अंदर की जानी बढ़े थे। वो जाकर सोफे पर बैठ गई, जबकि वो मेज पर बर्तन उठाने लगा। उसे अकेला काम करते देखकर आनिया भी उसके करीब आई। थैंक यू सब करने के लिए, धीरे से उससे कहा। हाथ कुर्सी पर थे जिसे वो नाखून से कुरेद रही थी। बस क्या करूं, मैं हूं ही इतना अच्छा, आंख दबाकर उसने जवाब दिया तो वो मुस्कुरा दी। बुराक ने हाथ बढ़ाकर प्लेट उठानी चाहिए तो आनिया ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा। बुराक के लबों से मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हुई। उसका हाथ थामते वो उसके बेहद करीब हुई। उसका गाल छूना चाहा, मगर वो लंबा ही इतना था, चेहरा उसके गाल तक गया ही नहीं था। इरादा तर्क करती वो एड़ियों के बल हल्का सा ऊपर हुई और उसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ। बुराक की गिरफ्त मेज पर सख्त हुई थी। जबड़े भींच गए थे, मगर वो कई लम्हे वैसे ही रही। बुराक बुत बना खड़ा रहा। कई लम्हे, कई सातें और गुजरे और फिर वो पीछे हट गई। या अल्लाह, मेरी ईमान की हिफाजत कर। बुराक की सरगोशी पर आनिया का बेसाख्ता कहकर बुलंद हुआ।
वो उसे नजर अंदाज करता अपना काम करने लगा। सारे बर्तन सिंक में रखता, वो अब उन पर साबुन लगा रहा था। वो मुस्कुराहट दबाती अपने कमरे में चली गई थी। बार बार काम करते उसके कमरे की जानिब नजरें उठाकर देखता, फिर बर्तन धोने लगता। गॉड, कितने बर्तन हैं, अगर वो सो गई तो? उसने एक प्लेट को जोर से शेल्फ पर रखा। सो गई तो सो गई, डोंट बी अ क्रेप ब्रॉक। खुद को डपटा। बीवी के साथ कौन क्रेप होता है? हक हलाल की इकलौती बीवी है। फिर खुद से बड़बड़ाया, मगर उससे कहूंगा क्या? एक नया मसला लाहक हुआ। आह, सारे बर्तन धुल चुके थे। अब वो सिंक थामे खड़ा सोच रहा था। पानी ले जाता हूँ, कहूंगा पानी देने आया था, मगर पानी तो वो लेकर गई है। दूध ले जाऊं? याक। खुद ही अपनी सोचों में वो पागल हुए जा रहा था। या खुदा, लड़की वो है या मैं? इतना तो सारी जिंदगी नर्वस नहीं हुआ। जाकर अपने कमरे में सो जाऊं। क्यों सो जाऊं? आज भी सो जाऊं? वो सर पकड़ता सीढ़ियों के पास रखे सोफे पर बैठ गया। या अल्लाह, क्या करूं मैं? सर सोफे की पुष्ट पर फेंक दिया, फिर सारी सोचें रद्द करता हुआ उठकर सीढ़ियां चढ़ गया। एक लम्हे को दरवाजे की नोक घुमाते हुए वो रुका। बी आमेन बुराक कहकर दरवाजा वाक किया। वो सामने बेड पर बैठी किताबें पढ़ रही थी। नजरें उठाकर उसे देखा और फिर दोबारा किताब में मगन हो गई। क्या कर रही हैं आप? किताब पढ़ रही हूँ, उसने किताब उठाकर दिखाते हुए उसे कहा। वो खामोशी से उसके करीब बैठ गया। आनिया, धीरे से उसे बुलाया। वो किताब में मगन थी। बुराक को याद नहीं था कि वो लड़की जब से ठीक हुई थी उसने कितनी किताबें पढ़ ली हैं। वो जैसे किताबें पीती थी। एक दिन उसने उसे एक कम से कम 500 सफ़ात की किताब लेकर बैठते देखा, जो बकौल आनिया के वो एक रात में ख़त्म कर चुकी थी। उसके करीब बैठने पर भी उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। नजरें अब भी उसकी किताब पर थी। आनिया, इस किताब में क्या है? उसने एक बार फिर गुफ्तगू शुरू करना चाही। इसमें कुछ खास नहीं, सरसरी सा जवाब था, जैसे जान छुड़ाई हो। फिर ये क्यों पढ़ रही हैं? नया सवाल। ऐसे ही? वैसा ही जवाब। इस बार उसने आनिया के हाथ से किताब ले ली, फिर नजरों के सामने की। बुराक, क्या कर रहे हो? वो उकताई। एक से दूसरी सतर पढ़ते हुए उसे मालूम हो गया था कि वो कोई लव स्टोरी है जिसे वो इतने ध्यान से पढ़ रही थी। ये पढ़ रही हैं आप? उसने शौक के आलम में कहा। बुराक, अभी तो एनिमीज टू लवर बने हैं, मेरी किताब वापस करो। उसने दोबारा किताब लेना चाहिए तो बुराक एकदम ही बेड से उठ गया। ही डिड वॉट? उसने ऊंची आवाज में कहा। आनिया भागकर उसके करीब आई। आनिया ने किताब छीनना चाहिए तो बुराक ने हाथ ऊपर कर लिया। आप ये सब पढ़ती हैं? आवाज में बेयकीनी थी। तुम्हें क्या, मैं कुछ भी पढ़ूं? उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों से किताब लेकर शेल्फ में रख दी। इन सब में यही है? बुराक ने सामने बने शेल्फ की जानिब इशारा किया, जो उसने इस खुशी में बनवाया था कि उसकी बीवी मुताला करने वाली लड़की है। मुताला? ओ गॉड, मुताला! आइंदा मेरी किताबें ना लेना, वो तंबी करती उससे कह रही थी। मैं तो यहाँ आपसे बात करने आया था। उसकी आवाज इस बार मध्यम थी। क्या बात करनी थी? उसने तड़ाक से पूछा। एक किताब दे दे प्लीज, मैं पढ़ना चाहता था, यही कहना था। उसने झूठ बोला। आनिया किताब उठाने को मुड़ी ही थी कि बुराक ने उसे हाथ से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो उसकी सीने से टकराई थी। इससे पहले कि पीछे होती, बुराक ने उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त की। बुराक, क्या? उसने कुछ कहना चाहा। आपकी किताब में भी उसने ऐसे ही किया था। बुराक, मुझे नींद आ रही है। झूठ? मेरे सर में दर्द है। एक और झूठ? बर उसकी बात अधूरी रह गई थी जब अचानक कमरे की सारी बत्तियां गुल हो गई। आनिया ने घबराकर उसके कंधे को जोर से थामा। लाइट चली गई है, मध्यम आवाज में वो एक बार फिर बोली। क्या हमें उसकी जरूरत है? सवाल था या क्या? वो कुछ कह न सकी। धीरे से सर उसके सीने से टिका दिया। खिड़की से बाहर देखो तो चांद आज कुछ अजीब ही दास्तान सुना रहा था। कुछ अलग ही चमक थी उसमें। पर क्या वो चमक सिर्फ मिलन की थी? नहीं, वो चमक बर्बादी की भी थी। वो बर्बादी जो आनिया और बुराक अपने हाथों से अपने लिए लिख चुके थे। वो बर्बादी जो उनका मुकद्दर थी। ये कहानियां ऐसे खत्म नहीं होती। इंतकाम की दास्तान का कोई अंत नहीं होता। वो जहाँ से शुरू होती है एक बार फिर वहीं आकर रुक जाती है। ये चक्कर चलता रहता है जैसे कोई दायरा हो। खिड़की पर बैठी हुई बुलबुल आज आजाद थी, पर कब तक?
जेल के कमरे सियाह थे, उसके दिल जैसे सियाह, और सर्द, उसकी रूह जैसे सर्द। साले सर झुकाए बैठा था। उसके सामने कुलसुम बैठी थी, भरे भरे गालों वाली वो लड़की। साले, आई एम प्रेग्नेंट, वो उसे बता रही थी, और वो मुस्कुरा भी ना सका। मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो तुम्हारे पास है ना? वो उसकी बात को नजरअंदाज करता सवाल कर रहा था। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, और तुम? मुझे तुम दोनों का फ्यूचर देखना है कुलसुम, प्लीज। हाँ, मेरे पास है। अपना और इसका ख्याल रखना। बुराक मिर्जा की बर्बादी अब इसके और तुम्हारे हाथों में है। उसने और आनिया ने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर यहाँ फंसाया है मुझे, मेरी माँ को मार दिया, मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये सब कबूल करूँ। उन्हें छोड़ना मत कुलसुम, वो कहता उठ गया। कुलसुम कुछ देर बैठी रही, फिर बाहर निकल गई। उसके निकलते साथ साले एक बार फिर रोशनी में आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शैतानी मुस्कुराहट। कहानी एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। बुराक मिर्जा और आनिया बुराक मिर्जा की खुशियाँ एक बार फिर तबाह होनी थी। कहा था ना, इंतकाम नस्लें खा जाता है। जी, तो यहाँ होती है नॉवल कंप्लीट। और बुराक मंसूर अंसारी का बेटा था और साले था अरहम का बेटा। और मुझे लगा था कि अरहम का बेटा बुराक है, लेकिन नहीं, साले था। और मुझे नहीं ध्यान कि कुलसुम का कहीं जिक्र था पूरी नॉवल में, सिर्फ लास्ट एपिसोड में है। तो मालूम नहीं कि क्या था इसका करेक्टर और साले इसे कैसे जानता था। बाकी नॉवल कैसी लगी तो बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू नॉवल में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।